नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का जो पहला कार्य है, कानून का निर्माण करना। विधानमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। यह नए कानूनों को बनाता है, पुराने अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करता है और प्रचलित कानूनों में संशोधन करता है। नए कानूनों को बनाते समय वह समाज की नई आवश्यकताओं और जनता की अभिरुचियों का ध्यान रखता है। कानून निर्माण के संबंध में सब देशों में विधानमंडल की शक्तियां समान होती हैं। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, संविधान में संशोधन करना। कानून निर्माण से मिला जुला विधानमंडल का अन्य कार्य संविधान में संशोधन करना है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। इंग्लैंड में संसद पार्लियामेंट ही संप्रभु है, अतः वहाँ संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार वहाँ की संसद को ही प्राप्त है। इस प्रकार भारत और अमेरिका में केवल केंद्रीय विधानमंडल को ही संप्रभु शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, अतः संवैधानिक कानूनों के संशोधन की पूर्ण शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है, अपितु परिवर्तनशील संविधान वाले देशों में संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार व्यवस्थापिका को ही प्राप्त रहता है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्यों में कई देशों में विधानमंडल को कुछ न्याय संबंधी कार्य अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संसद का उच्च सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायालय भी है। वहीं कानूनी लॉर्ड्स नीचे की अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं। भारत में संसद को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा चलाकर उसे अपदस्थ करने का अधिकार है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, वित्त संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका को राज्य की आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रण और नियमन का अधिकार प्राप्त रहता है। अपने इस अधिकार से व्यवस्थापिका नए कर लगाती है, अनावश्यक करों को समाप्त करती है, ऋण आदि की व्यवस्था करती है तथा राजकीय व्ययों को स्वीकृति प्रदान करती है। कार्यपालिका इसकी स्वीकृति के बिना एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकती और न कोई नया कर लगा सकती है। सरकारी धन पर व्यवस्थापिका का पूरा अधिकार रहता है। खर्च करने व कर लगाने की मंजूरी वही देती है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, कार्यपालिका का नियंत्रण। विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता है। इस कार्य के संपादन के लिए वह प्रश्नों, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि द्वारा कार्यपालिका पर अंकुश रखता है। इस प्रकार वह कार्यपालिका को लोकमत के अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और उसी के नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की का मत है कि व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना कार्य ठीक ढंग से कर रही है अथवा नहीं। कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, नियुक्ति तथा निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका को नियुक्ति तथा निर्वाचन विषयक अनेक अधिकार प्राप्त रहते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार के अंतर्गत वह देश के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है।
उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में वहाँ की संसद ही मंत्रिपरिषद, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का निर्वाचन करती है। भारत में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद द्वारा होता है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, राज्य के नीति संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका राज्य नीति निश्चित करती है, उसके द्वारा स्वीकृत नीति सरकार द्वारा लागू की जाती है। अगला जो व्यवस्थापिका का कार्य है, वैदेशिक नीति संबंधी कार्य। अनेक देशों में राज्य की विदेश नीति पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। वह राज्य की बाह्य नीति का निर्धारण करती है तथा विदेशों से संधि की स्वीकृति देती है। युद्ध और शांति के समय या संबंध में उनके निर्णय अंतिम माने जाते हैं। अगला जो व्यवस्थापिका का कार्य है, विमर्शात्मक कार्य। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य विचार विमर्श करना होता है। व्यवस्थापिका के लिए प्रयुक्त पार्लियामेंट शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ विचार करने की निमित्त सभा है। व्यवस्थापिका में विभिन्न स्वार्थों, दृष्टिकोणों तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है। विचारों के आदान प्रदान का संचालन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए व्यवस्थापिका कुछ निश्चित नियमों के आधार पर अपना कार्य करती है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत जो इसका अगला कार्य है, जनमत का प्रतिनिधित्व। व्यवस्थापिका का कार्य सरकार की सम्मुख शासन की सफलताओं या असफलताओं तथा जनता की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को प्रस्तुत करना है। व्यवस्थापिका के सदस्य अविश्वास प्रस्तावों, प्रश्नों, बजट में कटौती तथा स्थगन प्रस्ताव इत्यादि प्रस्तुति करके जनता की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह कार्य प्रायः विपक्षी दलों द्वारा किया जाता है। इसलिए जेनिंग्स ने कहा है कि विपक्ष संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला जो व्यवस्थापिका का कार्य है, संचालन मंडल के रूप में। कई देशों में विधानमंडल सरकारी नियमों के लिए संचालन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। इसी के अंतर्गत व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों का अध्ययन किया गया और इसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक है, व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास के कारण। व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास के कारण। यदि व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति का सर्वेक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरोत्तर व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास हुआ है। इस विषय पर चर्चा करते हुए लॉर्ड ब्राइस, केसी हेयर तथा N.A. बॉल जैसे प्रमुख विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं। पहला जो कारण है, कार्यपालिका के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि हो रही है, जिसका प्रभाव व्यवस्थापिका के कार्यों पर भी पड़ रहा है। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि से व्यवस्थापिका की स्थिति कमज़ोर हो रही है। दूसरा कारण है, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य विधि निर्माण करना था, किंतु प्रतिनिधान के कारण यह कार्य भी उसके क्षेत्राधिकार से निकलता जा रहा है। केसी हेयर ने कहा है कि प्रतिनिधान द्वारा कार्यपालिका ने विधायिका की कीमत पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है। तीसरा कारण है, आधुनिक संचार के साधनों के फलस्वरूप कार्यपालिका के प्रधान का संबंध सीधे जनता से जुड़ गया है। इससे जहां कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा है, वहीं विधायिका की शक्ति कमज़ोर हुई है। अगला जो कारण है, व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास के कारण के रूप में
युद्ध एवं संकट काल की स्थिति में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, इससे कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रात्मक देशों में सेना का प्रधान कार्यपालिका का प्रधान ही होता है। इससे भी कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ने से विधायिका की शक्ति कमज़ोर हुई है। अगला जो कारण है, आज प्रत्येक देश लोक कल्याणकारी भावना से प्रभावित है, अतः राज्य के कार्यों की सूची का विस्तार हुआ है। कार्यों की वृद्धि से व्यवस्थापिका के कार्यों में भी वृद्धि हुई है, किंतु विधायिका की अपेक्षा कार्यपालिका का कार्य अधिक बड़ा है। इससे भी विधायिका का महत्व कम हुआ है। विधायिका या व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास के कारण के रूप में जो अगला कारण है, दबाव गुटों और हित समूहों के विकास से जनता का सीधा संबंध कार्यपालिका से हो रहा है। इन गुटों के माध्यम से जनता की मांगों का दबाव सीधे कार्यपालिका पर पड़ता है। इससे कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया है और विधायिका की स्थिति कमज़ोर हुई है। अगला जो कारण है, कार्यपालिका के सदस्य सामान्यतः विधायिका के सदस्यों से अधिक कुशल, अनुभवी, जानकार तथा प्रभावशाली होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। जहां इसके कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ता है, वहीं विधायिका की स्थिति में ह्रास होता है। अतः जो आज का हमारा अध्ययन का विषय था, व्यवस्थापिका के कार्य एवं व्यवस्थापिका की स्थिति तथा शक्ति में ह्रास के कारण, इनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।